Actually, a lot of confusion is there about Varna, and a lot of opportunistic uh, tendencies are there. Everybody interprets Varna, Jati, and caste as per their own selfish ends. So, this concept of Varna, what is true? I mean, the way we are explaining, I think it should be spread everywhere. आप न्यू बुद्धिस्ट के चैनल देखो तो इस तरह से वो वर्णा को क्रिटिसाइज करते हैं जैसे वो मास्टर हो वर्णा। ऑफ कोर्स ना देखो तो अच्छा है, बट द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ वर्णा, इट इज बेस्ड ऑन पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त दैट इज गिवन इन 10th मंडल रेफरेंस। ठीक है, 90.12 12th श्लोक, 12th ऋचा, जो मर्जी कहो आप। कहा क्या गया है, उसको संस्कृत तो नहीं समझ में आएगी। हिज माउथ बिकेम ब्राह्मण, हिज आर्म्स बिकेम राजन्य, हिज थाइज बिकेम वैश्य, एंड शूद्रास वर born from his feet. Just one shloka in whole of Rig Veda where the reference of Shudra is there. And you will study in history that this 10th mandal we are talking about, it was added later on. तो पहली बात तो यह कि इट इज नॉट ओरिजिनल पार्ट ऑफ ऋग्वेद। और सेकेंडली वो क्या कहते हैं, देखो जी शूद्र पैर से पैदा हो रहे हैं। इसमें मेटाफोरिकली क्या क्या बातें की गई हैं, यू कैन अंडरस्टैंड ओनली इफ यू टॉक अबाउट द सब्सिक्वेंट ऋचास। ये जो है आपका 90 का 12 है, एंड इफ यू गो फॉर 13th, क्या कहा गया है, द मून वॉज बॉर्न फ्रॉम हिज माइंड, द सन वॉज बॉर्न फ्रॉम हिज आईज, इंद्र एंड अग्नि वर बॉर्न फ्रॉम हिज माउथ, वायु फ्रॉम हिज ब्रेथ। तो इसको भी लिटरली लोगे क्या, इसको भी लो फिर। चंद्रमा का जन्म दिमाग से हुआ, दिमाग से कैसे होगा, वो तो बॉडी के पार्ट से। चलो, सन वॉज बॉर्न फ्रॉम हिज आईज, आंखों से कैसे आएगा सूर्य। ऑल दीज वर मेटाफोरिकल दैट हैड टू बी इंटरप्रेटेड, और हमारे जो विद्वान हैं, सेजेस हैं, दे हैव इंटरप्रेटेड ऑल दीज थिंग्स। लेकिन उनको तो फेस वैल्यू पे लेना था उसको। और फिर उसके आगे वाला श्लोक देखो, नेक्स्ट, फ्रॉम हिज नेवल केम द फर्मामेंट, फ्रॉम हिज हेड द हेवंस। यहाँ हेवन आ रहे हैं, वहां दिमाग से चांद आ रहा है। द अर्थ फ्रॉम हिज फीट। अगर शूद्र पैर से पैदा हुए हैं वो बुरे हैं, तो फिर अर्थ भी बुरी होनी चाहिए फिर। So this is the way you have been befooled, and I told you 10th मंडल was added later on. लेकिन उससे पहले 9th मंडल में एक श्लोक है 112:3, क्या कह रहा है, आई एम द सिंगर, माई पापा इज अ फिजिशियन, माई मामा थ्रोज कॉर्न अपॉन द ग्राइंडिंग स्टोन्स, having various occupations, desiring riches, we remain like cattle, flows into for Indra. हम एक घर में अलग अलग लोग रहते हुए भी अलग अलग काम करते हैं, and we live together happily. तो 9th मंडल ऑब्वियसली इट इज अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल ऋग्वेद। इसकी बात नहीं करेंगे, 10th मंडल की बात करेंगे। I think I have told you previously also that breaking India forces are there. They are hell bent on destroying our fabric. अगर हम, if we go back to again the original one, यही है ना, फर्स्ट ब्राह्मण्स मुंह से आए, शूद्र पैर से आए, मतलब पैर जो हैं दे आर इम्प्योर अकॉर्डिंग टू देम। If you want to go from one place to the other, do you think you will go with your arms? क्षत्रिय लेके जाएंगे?
पैरों के बिना कैसे जाओगे? और जाओगे किस पे? अर्थ पे, जो फिर प्रोड्यूस ऑन द फीट। एक बात और जो मैंने अपनी किताब में भी कही है, द ट्रूथ अबाउट कास्ट में, कि अगर आप इस तरह से सीक्वेंस करते हो, पैर जो हैं इतने अपवित्र हैं, सो व्हेन यू मीट योर एल्डर्स, क्या करते हैं आप? प्रणाम जब करते हैं तो क्या आप सिर छूते हैं कि पैर छूते हैं? हम्म जब आप मंदिर में जाते हैं तो आप शिरोमृत लेते हैं कि चरणामृत लेते हैं? तो बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं हमारे इंडियन फिलोसफी के, आई डोंट कॉल इट हिंदू कल्चर, इट इज ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर। क्योंकि जब ये चीजें आई थी तब तक तो सो कॉल्ड रिलीजन होते ही नहीं थे। तो दिस इज द वेल्थ ऑफ आवर कल्चरल ट्रेडिशन, जिसका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कुछ लेन देन होना नहीं चाहिए, पर फिर भी मान के चलते हैं लोग, और उसी के बेस पे डिवीजन क्रिएट कर देते हैं। दिस वॉज एज फार एज ऋग्वेद इज कंसर्न। और आप उसके बाद अगर जाएं, इट इज नॉट ओनली ऋग्वेद, बहुत कुछ कहा गया है। इफ यू टॉक अबाउट से भगवत गीता, भगवत गीता में क्या कहा गया है? 4:13 में, द फोर कैटेगरीज ऑफ ऑक्यूपेशंस वर क्रिएटेड बाय मी। द फोर occupations created by me, according to the people's qualities and activities. Although I am the creator of this system, know me to be a non-doer and eternal. I am eternal and I have done nothing beyond this. चार तरह के लोगों के I created the four categories. That is all I have done. क्या समझे? कहाँ इसमें टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी की बात आ गई? उसके बाद शुक्र नीति जो है वो क्या कहती है? 131, जैसे कर्म व्यवहार तथा गुण से मनुष्य पूजनीय होता है, वैसे जाति और कुल से नहीं। क्लैन इज मीनिंगलेस, इट इज योर बिहेव। कर्म, कर्म जो है ये सारा कर्म के थ्योरी पे ही बेस्ड है। आप इसको अगर कर्म के उस पर यूज करना चाहें क्वेश्चन में, तो यू कैन, योर बिहेवियर एंड योर क्वालिटीज, जिसके बेस पे आप पीपल रिस्पेक्ट यू, एंड नॉट बेस्ड ऑन योर बर्थ और योर क्लैन। और फिर उसके एक्सप्लेन भी किया हुआ है, कोई भी व्यक्ति अपने कुल और जाति से ही श्रेष्ठ नहीं होता, उसकी श्रेष्ठता का आधार उसके श्रेष्ठ कर्म होते हैं, उन्हीं से ही उसका सम्मान होता है और समाज में भी आदर के पात्र समझे जाते हैं। अतः सेवकों का चुनाव करते समय उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उनके कुल और जाति पर। मैंने आप लोगों को मनुस्मृति का एक श्लोक भी बताया है, जिसमें जो है हाउ द रिस्पेक्ट इज गारंटीड। मनु कहता है द मोस्ट रिस्पेक्टेड विल बी द knowledgeable people. Knowledge is everything. Then second in hierarchy will be the honest worker. वर्कर कौन होगा? शूद्र होगा। थर्ड इज द elder persons. The fourth is your kin. And the fifth is the wealthiest people. वेल्दी पीपल का जो है रिस्पेक्ट में रैंक इन सबसे नीचे। इसमें कहां से एस्क्राइब स्टेटस हो गए? और एक जो बहुत बड़ी गलती और करते हैं, एक जो मसला है, व्हेन यू राइट वर्णा, ऑल दीज इंडियन टेक्स्ट आर देयर, दैट इज वन थिंग। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी भी बात करें, आपके पास लुई ड्यूमो है, लुई ड्यूमो की किताब है होमो हेरार्किकस। लुई ड्यूमो साउथ में रहे थे, एक ब्राह्मण के यहाँ, वहां उसकी बेस पे उन्होंने हिंदू सोशल सिस्टम के बारे में लिखा है ना, हाउ व्हाट काइंड ऑफ हायरार्कीज आर देयर। देन यू हैव निरुक्त। निरुक्त निरुक्त कहता है वर्णो वर्णोते 214। सो इफ वी कंबाइन
all these thoughts together, then what emerges? They write, they write varna. और जो लोग फोनेटिकली करेक्ट लिखते हैं वो इस तरह से वर्ण लिख देते हैं. एंड देन दे आइडेंटिफाई विद कलर. जब निरुक्त कहता है वर्णो वर्णते, जब भगवत गीता कहती है, जब शुक्र नीति कहती है, तो ये कलर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कितने कलर थे भाई? या तो कलर 7 होंगे या 2 होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट. सो पता नहीं जब से प्रिंटिंग आई है, हमारे एंसेस्टर्स ने भी कभी ध्यान नहीं दिया, और किसी भी इंग्लिश राइटर ने ध्यान नहीं दिया कि ये स्पेलिंग कैसे हो जाएंगे. स्पेलिंग शुड बी वर्ण, वर्ण वर्ण, मीनिंग टू सेलेक्ट. You select your own social status depending on your capacities and capabilities and your experience in the ashrama. The guru assigns you the varna after you have completed your graduation, after you have become sanatan. You achieve varna. जैसे यूपीएससी में they don't select you, you select yourself based on your qualities. किसी भी टीम में the person is selected based on his quality. The person is selecting himself. वो तो सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं. So achievements are based on your qualities and your experiences as a part of the group. And that is why how we analyze it, that the word varna, it is derived from the Sanskrit base vri, and with expansion varna. प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन. स्वयं वर्णम, मैरिज बाय योर ओन चॉइस. अब कल ही एक चैनल पे बहस हो रही थी इस बारे में कि स्वयं वर, स्वयं का मतलब मैं वर हूं. एक साहब जो है वो कुतर्क कर रहे थे. तो अगर लड़की का स्वयंवर हो रहा है तो लड़के का भी तो हो रहा है. वो सीता स्वयंवर में इस तरह से बहस कर रहा था कि राम जी ने भी तो सीता को चुना. अरे यार, वहां सैकड़ों लोग आए हुए थे, स्वयंवर तो सीता का था, और अपने पिता के साथ रजामंदी के साथ डिसाइड किया कि ये शिव के धनुष को जो तोड़ देगा, सीता की उसमें अप्रूवल थी, तो उसकी तरफ से टर्म्स एंड कंडीशंस थी, अप्लाई की गई थी. एंड हूएवर डज, तो स्वयंवर जो है वो तो सीता जी का था ना भाई. आप कहें कि वर तो राम है, स्वयंवर मैं राम, मैं गया नहीं उस पे क्योंकि मैं इरिटेट हो रहा था. हाँ जी सर. सर जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे वेद में भी और माँ गीता में भी लिखा हुआ है कि हमारे कर्मों के बेसिस पे हम अपने वर्ण को चुन सकते हैं, बट ऐसा कब चेंज हो गया कि हमारे वर्ण के बेसिस पे हमारे कर्म डिसाइड होने लगे? मतलब अभी तक यही चले आ रहे हैं अभी तक, ये ऐसे चेंजेस कब? मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये सारा सिस्टम जो है ब्रिटिश के टाइम से जो चेंज हुआ. मैंने सारी पूरी एजुकेशन सिस्टम की बात भी की है कि 1820 में हमारा लिटरेसी रेट 98% था भाई. 16 से 18 तरह के सब्जेक्ट्स की नॉलेज दी जाती थी हमारे गुरुकुलों में. वो सारी बातों मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, और मेरी किताब में भी एजुकेशन एंड कास्ट और इकोनॉमी एंड कास्ट में ये बातें मैंने डिटेल में की हुई हैं. कॉलेज का सीधा सा मुद्दा ये था कि मैं हिंदुस्तानियों की सोच इतनी बिगाड़ जाऊंगा कि 1000 तक साल तक भी वो लोग सोच नहीं पाएंगे अपने आप को कि हम क्या हैं. असलियत क्या थी कि जब अंग्रेज यहाँ पे आए और उन्होंने ये देखा कि आवर सिविलाइजेशन इज सो इलेबोरेट, सो ओल्ड, सो नॉलेजेबल, सो एग्जॉस्टिव, दे हैड नो राइट टू रूल अनलेस दे प्रूव अस यूजलेस क्रीचर्स. तो मैक्स मूलर जो कभी इंडिया नहीं आया और जिसको एनुअल सैलरी मिलती थी आईएएस से 3 गुना ज्यादा, 60,000 पाउंड एनुअली उस टाइम पे, उसका काम ही यही था. वो था विलियम जोन्स था, जिनकी हम बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि हमें उनके बारे में जानकारी नहीं है.
और उसके साथ के और लोग भी थे। हालांकि मैक्स मुलर से करीब 40 साल पहले ही ये एफर्ट शुरू हो चुके थे। और फिर मैकाले का तो खैर कहना ही क्या है। तो मैकाले और मैक्स मुलर ने मिल करके जो कुछ भी किया, उस हिसाब से फिर उसके बाद हमारे आज के हिस्टोरियंस, हम लोग वही कुछ पढ़ते रहे हैं जो हमें अंग्रेजों ने सिखाया था, और जो उसके बाद लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस हमारे आए। मुझे भी ये नॉलेज कब आई? कोविड के बाद। कोविड से पहले मैं भी बहुत सेक्युलर हुआ करता था। कोविड के दौरान मैंने 100+ बुक्स पढ़ी हैं, करीब 17वीं सेंचुरी के शुरू से लेकर के। अर्लीस्ट जो किताब जो मैंने पढ़ी है वो 1630 की है। अब ये सारी चीजें, जो चीजें 3 पीढ़ियों से हमारे दिमाग में बैठी इंडिपेंडेंस के बाद, पहले की भी 3-4 पीढ़ी जोड़ लो, तो धीरे धीरे निकलेगी भाई बाहर। इतनी आसानी से तो दिमाग में नहीं निकलेंगी। आप लोग मतलब मेरी बात से कन्विंस हो गए तो ठीक है, लेकिन आप लोग तो 140 करोड़ नहीं हो ना। आप कहीं बाहर जाके देखोगे और लोग कहेंगे बेवकूफ आदमी है। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है ना। इसलिए पता है, मैं हमेशा बिना रेफरेंस के कोई बात ही नहीं करता। कोई खुद एक्सप्लोर करो, मैं कौन होता हूँ बताने वाला। सर आपने बताया था निरुक्ता 2:1:4, वो क्या है सर? खंड है, चैप्टर है, श्लोक है। ठीक है ना। सर? भगवत गीता 4:13 जो है, अध्याय 4 है, श्लोक 13 है। और सर लुई सर? डिमोंट का जो बुक है होमो हम हर्मिकस, उसमें उसने क्या डिस्कस किया है? उसने वर्ण जो है वो ये अचीव स्टेटस के एंगल से उसने डिस्क्राइब किया है उसको। उन्होंने हमारी सोसाइटी को होमो हायरार्किकस कहा है, और यूरोपियन सोसाइटीज को होमो इक्वस कहा है। इक्विस या इक्वस ऐसे करके कुछ। ठीक है। तो ये आपका वर्ण जो है, दैट कब आया था हमें नहीं पता, क्योंकि ऋग्वेद कब लिखा गया हमें वही नहीं पता। नहीं, कब रचा गया, लिखा तो बहुत बाद में गया बेटे, बिकॉज इट्स ए श्रुति। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये लोग कहते हैं कि सेंट्रल एशिया से आए, आकर के जो है पंजाब में ठहरे, और आके उन्होंने ऋग्वेद लिख दिया। You are talking about the language that is the most scientific and the most evolved. हंटर फूड गैदरर्स या पेस्टोरल हर्डर्स के पास लैंग्वेज होती ही नहीं, स्क्रिप्ट होती ही नहीं। तो अगर वो पेस्टोरल हर्डर्स है तो उनके पास लैंग्वेज कहां से आई? फिर अगर आई तो इतनी इवॉल्व कैसे आ गई? सीधा ही इवॉल्व हो गई आगे 1500 BCE के आसपास। एक्चुअली मैक्स मुलर ने जब जो है शुरुआत की, उसने वेद पढ़े, तो उसने वेदों की डेट दी थी 500 CE, क्रिश्चियन एरा की। एडी कहते थे उसको। पीपल स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग, ही सेड नो आई मीन 500 BC। फिर क्रिटिसाइज हुआ, फाइनल डेट आई एम गिविंग इट इज 1200 BC। फिर भी लोग जो है बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ। So I'll say that it was written at a time when it is not possible to decide the time. Time immemorial. उनकी तो डेलिबरेट टेंडेंसी ही यही थी ना भाई। चलो मान लिया उनका। और फिर वह कहते हैं मनुस्मृति जो है, इट इज पीरियड समवेयर बिटवीन 200 BC to 200 CE। वो यही पढ़ रहे हैं हम लोग। RS शर्मा यही कह रहे हैं, DN झा यही कह रही है, रोमिला थापर यही कह रही है, और सारे जो पढ़ाने वाले हैं वो यही कह रहे हैं। मान लिया। अब ये प्रूव हो चुका है कि महाभारत जो है, इट अकर्ड 3000 BC। प्रोफेसर BB लाल की रिसर्च ने प्रूव कर दिया। हमारी जो ट्रेडिशनल जो ग्रंथ हैं वो बताते हैं 3102 BC। वही उन्होंने प्रूव कर दिया 5000 साल पहले। उसी तरह से रामायण, इट इज 5000 BC, मीन्स अराउंड 7000। और दोनों में मनु का रेफरेंस है। When राम जी बालीवध करते हैं, then he quotes Manu. Means Manu must be older than, so it cannot be 200 BC or C। तो मान लो मनु जो है 8000 साल पहले आते हैं, मतलब 600 BC। मनु कहते हैं कि all my sayings are based on Vedas,
सो वेदास हैव टू बी older than that. 10,000 साल करीब हो गए. एंड वेदास आर रिटन इन पोएट्री. हमेशा ध्यान रखो, आमतौर पे जब भी कोई बात की जाती है तो पहले प्रोज में की जाती है. पोएट्री सीखनी पड़ती है, तो प्रोज उससे पहले आई होगी. मान लो 12,000 साल हो गए. प्रोज लिखने से पहले आपको ग्रामर चाहिए. 14,000 साल हो गए. और फिर इतना साइंटिफिक एवोल्यूशन अगर है तो उससे पहले तो होना ही चाहिए. तो 15, 16, 17,000 साल पुराना तो हमारा कल्चर होना ही चाहिए भाई, मिनिमम. ठीक है कि नहीं? वो बात अलग है कि रिसर्चेस चल रही हैं और धीरे धीरे जो है हमारा सूर्य सिद्धांत जो है वो जो कुछ कह गया है, हमारी सारी एस्ट्रोनॉमी जो है सारा मतलब पहले कहा जा चुका है, जिसको आप आज कह रहे हैं कि डिस्कवर किया. सर ऐसा लग रहा है कि ये 20,000 के आसपास लगेगा, 20,000 ईयर पुराना. पता नहीं, उससे पुरानी भी हो सकती है. मैं तो एक डिडक्टिव लॉजिक की बात कर रहा हूं भाई. तो वर्ण आया, और आज भी अगर देखें और दुनिया भर के लोग जो हैं जिसको मान रहे हैं कि दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन दैट इज द बेस्ट, उसको आपके यहाँ की जो है लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट और न्यू बुद्धिस्ट, ये एक किताब की जिसकी मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, ये पीएन प्रभु की किताब हम लोग पढ़ा करते थे 50 साल पहले, और जब से एनसीईआरटी वगैरह आई तब से जो है पीछा छुड़ा लिया उसने. इस किताब का कंक्लूजन ही इसमें ये दिया हुआ है. पेज 48, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सेज इंडिया ने छापी है, पेज 48. क्या कहता है? द टू ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ आश्रमास एंड वर्ण आश्रम व्यवस्था, विच टू पुट इट ब्रीफली रेफर टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द नेचर एंड द नर्चर ऑफ मैन, rightly served as the cornerstones of Hindu theory of social organization. The scheme of ashramas, as thought out and devised by Hindu, is a unique contribution in the whole history of thought of the world. Whole history of thought of the world, without even a parallel to it in any other thought system. दुनिया में इस तरह का थॉट सिस्टम कभी नहीं आया. पूरी दुनिया को जो है वर्णाश्रम व्यवस्था के बेस पे आप बांट सकते हैं. तो इसलिए जो है whenever you have an issue about varna, you should have concept of clarity of concept. इसके आगे भी बहुत कुछ कहा जा सकता है. अगर आप इतना डाइजेस्ट कर लेंगे तो हम आगे भी बात कर सकते हैं उसकी, पर फिलहाल वर्णा के लिए बेसिक्स कहिए, ये जरूरी है आप लोगों को जानने के लिए.